नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान में हम बात करते हैं अपने 3 सेगमेंट्स की, जिसमें सबसे पहले नजर डालते हैं खेती किसानी पर, उसके बाद हमारा पशुधन और अंत में दिखाते हैं आपको कामयाब किसान की कहानी। आज कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान काली मिर्च की खेती कर सकते हैं, उसके बाद जानकारी देंगे गिर गाय पालन के बारे में और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। खेती किसानी में आज हम बात करेंगे काली मिर्च की खेती की, जिसकी विशेष तौर से खेती हमारे देश में दक्षिण भारत में होती है और भारतीय काली मिर्च की विदेशों में काफ़ी मांग भी है। तो अगर आप भी काली मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है, आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। मसाला उद्योग में भारत का इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। मसाले शुरू से ही हमारी आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माने जाते रहे हैं। आज हमारे यहाँ जितनी तरह के मसाले पैदा किए जाते हैं, उनकी मांग विदेशों में बढ़ने के साथ साथ निर्यात का दायरा बढ़ रहा है। हमारे यहाँ उगाए जाने वाले इन मसालों में सबसे लोकप्रिय है काली मिर्च। इसमें औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, इसीलिए खानपान की चीजों से लेकर आयुर्वेदिक दवाओं में इसका खासा इस्तेमाल किया जाता है। आइए डालते हैं एक नजर काली मिर्च पर। काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम पाइपर नाइग्रम है। इसे 10 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाले क्षेत्र में उगाया जा सकता है। काली मिर्च में 5 से 9% तक पिपेरिन, पिपेरिडीन और चेविसिन नामक एल्केलाइड पाए जाते हैं। इसमें 1 से 2.6% सुगंधित तेल पाया जाता है। काली मिर्च के पौधे की पत्तियां आयताकार की होती हैं। पत्तियों की लंबाई 12 से 18 सेंटीमीटर व 5 से 10 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। पौधे की जड़ उथली करीब 2 मीटर की गहराई में हो जाती है। पौधे में सफेद रंग के फूल निकलते हैं। भारत में ज्यादातर काली मिर्च की खेती दक्षिण के राज्यों में की जाती है। विश्व में सर्वाधिक काली मिर्च उत्पादक राज्य केरल है, लेकिन बढ़ती मांग और कृषि के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान काली मिर्च के दायरे को बढ़ा रहे हैं। आज इसकी खेती आसानी से भारत के महाराष्ट्र, असम, मैसूर और छत्तीसगढ़ में भी की जाने लगी है। इसके अलावा अब विदेशों में भी काली मिर्च की बेलें फलती फूलती मिल जाएंगी। भारत के अन्य राज्यों में ये कैसे हुआ आसान, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की एक महिला किसान से, जिन्होंने पारंपरिक खेती के साथ साथ काली मिर्च की खेती शुरू की। आज उनके नारियल के पेड़ों पर काली मिर्च की लताएं लहराती हुई नजर आ जाएंगी। कि हमारी नाजुक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा ये सपना था, हमें यहाँ फलों के पौधे लगाने चाहिए। इस तरह एक एक करके हमने ये सारे पेड़ लगाने में सफलता प्राप्त की। ये जमीन मेरे ससुराल वालों की है। इस पर सिर्फ नाचनी, धान और अमरूद की खेती की जाती है, पर इन सबसे उतना फायदा नहीं मिल पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में ज्यादा फायदा लेने के लिए हमने अलग अलग तरह की कृषि करने का निर्णय लिया और उसकी वजह से यहाँ आज नारियल, चीकू, अमरूद, केला आदि पेड़ यहाँ दिख रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ने हमारा योग्य मार्गदर्शन किया और उनकी सहायता से ही हमें पता चला कि काली मिर्च की कृषि कैसे करनी है। काली मिर्च एक औषधीय मसाला है, जिसका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में मसाले के रूप में होता है और औषधि के रूप में अनेकों रोगों के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये सोचकर ही हमने काली मिर्च की कृषि करने का निश्चय लिया। इसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए केवीके में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। किसान ट्रेनिंग लेने के बाद नर्सरी से लिए गए पौधों का रोपण कर आसानी से उत्पादन ले सकते हैं। बागवानी से जुड़े किसान तो दोहरा मुनाफा कमा सकते हैं। बाग में लगे पेड़ों पर जिनकी खुरदुरी सतह हो, उनके आसपास इन्हें आसानी से लगाया जा सकता है, जैसे टीक, आम, कटहल आदि। पौधा जब फसल देने के लिए तैयार हो जाता है तो एक पेड़ से करीब 10 से 15 हजार का मुनाफा लिया जा सकता है। कभी कभी बाजार में बढ़ते भाव किसान को और ज्यादा फायदा दे जाते हैं। काली मिर्च की खेती करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। समय समय पर की गई देखभाल
काफी होती है। साथ ही एक पेड़ से ही कलम के माध्यम से कई पौध तैयार की जा सकती हैं, जिससे किसान चाहे तो स्वयं नर्सरी की व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। तो ये थे काली मिर्च की खेती से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में हम आप तक पशुपालन से संबंधित ऐसी जानकारियां पहुंचाते हैं जिससे पशुपालन किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सके। इसी कड़ी में आज हम जानकारी देंगे गिर गाय पालन के बारे में। जी हाँ, गिर गाय की बात करें तो इसमें कई तरह की विशेषताएं होती हैं, लेकिन साथ ही इनकी खास देखभाल की भी जरूरत होती है। तो आइए देखते हैं गिर गाय पालन पर हमारी ये रिपोर्ट। गाय पालन के लिए जब उच्च नस्ल की बात होती है तो गिर गाय का नाम जरूर लिया जाता है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक उत्पादन के लिए पशुपालकों की ये पहली पसंद है। इस गाय का दूध से बने उत्पाद, घी, गौमूत्र, यहाँ तक कि खाद भी ऊंचे दाम पर जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गिर गाय का पालन हर ओर से मुनाफे का सौदा है। इसके साथ ही इस गाय की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस वजह से पशुधन यानी कि आशंका कम से कम हो जाती है। इन सारी खूबियों के कारण ही देसी गाय पालन में गिर की लोकप्रियता बढ़ी है। आज हम जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो है दिल्ली के मुंडका इलाके में रहने वाले सुरेंद्र कुमार जितानी जी से। पिछले 12 साल से गिर गाय का पालन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि शुरुआत में वे भी विदेशी नस्ल की गाय ही पाला करते थे, लेकिन एक वाकये ने उन्हें देसी गाय पालन की तरफ मोड़ दिया। काफी रिसर्च करने के बाद उन्होंने गिर गाय को चुना और गुजरात से करीब 20 गाय मंगवाई। इनका पालन कुछ इस तरह से किया गया कि जितानी जी मुनाफे की ओर बढ़ते गए और उनके बाड़े में गिर का आंकड़ा 20 से 100 हो गया। वैसे तो गौपालन हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन देसी गाय का गौपालन हम लोगों ने करीबन 12 साल हो गए। ये सारी की सारी गुजरात की गिर गाय हैं। पहले हमारे पास ये जर्सी गाय थी, हमको पता नहीं था। हमारी सोसाइटी में एक लेडी आई, उन्होंने पूछा गाय का दूध मिल जाएगा? मिल जाएगा। सवाल किया उन्होंने कि देसी गाय तो नहीं, जर्सी है। तो दूध लेके नहीं गई, बोले मेरे को दवाई के लिए चाहिए। इसका मतलब हम लोगों ने ये लगाया कि जो देसी गाय का दूध है वो मेडिसिनल वैल्यू बहुत तगड़ी है उसमें। तो हम लोगों ने पता लगा करके गुजरात मेरा लड़का गया और वहाँ से गाय जो है लेकर के आया। एक बार में नहीं आई, सारी गायें 2 बार में आई और उसके बाद क्रमांतर गायों के बच्चे भी होते रहे। गायों की संख्या हमारी इतनी ज़्यादा हो गई कि तकरीबन 20 गायें हम लोग लेके आए थे। ये जो गायें हैं, इसका जब स्टडी करने से हम लोगों को पता चला कि ब्राज़ील की जितनी इकोनॉमी है वो सारी की सारी इन गायों के ऊपर ही, गिर गाय के ऊपर ही बेस्ड है। और वहाँ उन्होंने इसके ऊपर साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना रिसर्च किया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। वहाँ की गायें 40 लीटर 50 लीटर दूध देती है एक गाय। तो उसी सबको ज्ञान होने के बाद हमने भी अपना नस्ल सुधार का जो कार्यक्रम है वो हम लोगों ने शुरू किया और बहुत हद तक हम लोग उसमें सक्सेसफुल भी है। आज हमारे यहाँ जो गायें हैं, ये जब स्टार्टिंग में बच्चा होता है तो 15 से 20 लीटर दूध भी देने वाली गायें हमारे पास हो गई है। क्रमांतर में धीरे धीरे कमती हो जाए अलग बात है, शुरुआत में लेकिन 20 लीटर तक की गाय हमारे यहाँ दूध देती है। जो HF गायें थी उनका दूध पीने को हम लोग दूध बोल के पीते थे, कोई मज़ा नहीं आता था। लेकिन जब से इन गिर गायों का, देसी गायों का दूध हम लोगों ने शुरू किया है तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बोलिए, मेडिसिनल वैल्यू की तरफ से बोलिए,
हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रख रखाव में देखिए, जर्सी गायें थी उनको तो बहुत गर्मी लगती थी, लेकिन ये जो अपनी देसी गायें हैं इनकी चमड़ी मोटी होती है, ये गर्मी में भी सहन करती है और ठंड भी बर्दाश्त कर लेती है। एक्सट्रीम ठंड हो तो हम लोगों को यहाँ इनके लिए पर्दा डालना पड़ता है, अदरवाइज़ हमको कोई दरकार नहीं है। खान पान तो देखिए इन लोगों को जो हम देते हैं, गोडरेज का कैटल फीड देते हैं, उसके बाद गेहूँ, जौ, चना, इन सबों की चूरी देते हैं, गेहूँ की भूसी चोकर देते हैं, हरा घास देते हैं। अभी वर्तमान में हरा घास की दिक्कत आ गई क्योंकि चारों तरफ दिल्ली में पानी पानी हो गया, सारे हरे घास डेड हो गए, तो अभी हरे घास की हमको दिक्कत हो गई है। गेहूं का भूसा भी हम लोग स्टॉक कर लेते हैं 1 साल के लिए, तो वो भी हमको थोड़ा थोड़ा भूसा भी हम लोग दोपहर की गायों को खिलाते हैं। सबसे बढ़िया प्रजाति तो गीर है, लेकिन बाकी दूसरी प्रजातियाँ भी जो है वो कोई कम नहीं है। आप बस सिर्फ फ़र्क एक ही है कि गीर गाय को अगर आप 100 में 100 नंबर देंगे तो साहिवाल को आप 80 नंबर देंगे। जर्सी गाय का मिल्क तो जाहिर है। गिर गाय का दूध सभी गायों में सबसे अच्छा माना जाता है। सुरेंद्र जी बताते हैं कि इसके दूध में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इस वजह से इनके दूध के साथ साथ घी की भी काफी मांग बढ़ रही है। वहीं इनका पालन बेहद सरल है क्योंकि ये गर्मी और ठंड दोनों को सहन करने की क्षमता रखती हैं। वो आप नाक में डालिए 2-2 ड्रॉप, आपको गारंटी बोल सकता हूँ साइनस की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, छींक आनी, किसी को खूब जड़ से नाक से पानी गिरता है, छोटे बच्चों को नक्सीर छूटती है, इवन बुढ़ापे में जाकर के जो अल्जाइमर बीमारी हो जाती है, इन सब बीमारियों का एक ही इलाज है, गाय के प्योर गाय के घी की 2-2 बूंदें नाक में डालो और सो जाओ। ये जो देसी गायें जितनी भी हैं उन सबों का दूध A2 है। हमारे हिंदुस्तान में देसी गाय की प्रजाति जो है कम से कम 40-45 प्रजातियां हैं। हर जगह लोकल गायें हैं, उनका नाम अलग अलग नाम है वहाँ पे, लेकिन दूध सारी गायें देती है अच्छी। लेकिन उन सबों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है कि गीर गायें हैं, इसलिए हम लोग गीर गाय लेकर। देखिए गायों में रोग बीमारियाँ होती रहती है, इसके लिए हम लोगों ने हमारे वेटनरी हैं ग्यारसी लाल जी, इनको रखा हुआ है, ये देख रेख करते हैं। कोई भी बीमारी की शुरुआत होती है उसी समय उसका निदान कर देते हैं, चाहे वो मेडिकल दवाई हो चाहे होम्योपैथिक हो, दे करके उन सारी गायों का इलाज हमारा हो जाता है। इस तरह देखा जाए तो गिर गाय पालन हर ओर से मुनाफे का सौदा है जो डेयरी उद्योग में 4 चांद लगा सकता है। तो ये थे गिर गाय पालन पर हमारी रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। इस माह में तापमान में कमी होना लाजमी है। ऐसे में पशुओं को ठंड से बचाने के उपाय करें। रात के समय पशुओं को खुले में ना छोड़ें। सर्दियों में मौसम में पशुओं के आवास का बेहतर प्रबंधन करें। समय रहते आवास की छत पर घास फूस से ढक दें। दिन के समय पशुओं को खुली धूप में बांधें, क्योंकि सूर्य की किरणों में विषाणु को नष्ट करने की क्षमता होती है, जिससे बीमारियों की आशंका कम हो जाती है। तापमान में कमी होने पर पशु के शरीर को गर्म रखने के उपाय करें। पशुओं के शरीर को कपड़ा या जूट की बोरी से ढक दें। पशुओं में रक्त संचार बेहतर बनाए रखने के लिए पशुओं को हल्का व्यायाम कराएं। खुरपका, मुंहपका रोग, गलघोटू, लंगड़ी बुखार, चेचक आदि रोगों के टीके यदि अभी तक नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते पशुओं का टीकाकरण करा लें। इस मौसम में कफ, निमोनिया और खांसी संबंधित रोग होने की स्थिति में पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर ही पशु को दवा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल से धो लें। इस मौसम में पशुओं के आहार में खनिज लवण की निर्धारित मात्रा दें। इस मौसम में पशुओं को दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम, ल्यूसन, जई दें। साथ ही इस समय शुष्क पदार्थ का 1/3 भाग और बाकी हरा चारा होना चाहिए। इस समय पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है, लेकिन पशु का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए निश्चित मात्रा में ही हरा चारा दें, नहीं तो अफारा होने की आशंका बनी रहती है। तो
अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सफल किसान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। छोटा सा ब्रेक। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं कामयाब किसान की। कामयाब किसान में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं राजस्थान के मनोज कुमार कुड़ी से, जो कि जैविक खेती करते हैं। लेकिन राजस्थान के जिस क्षेत्र वो संबंध रखते हैं वहाँ पर सिंचाई के पानी की हमेशा ही समस्या रहती है। ऐसे में उन्होंने किस तरीके से जल संरक्षण कर इस समस्या का समाधान निकाला और अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बने, आइए देखते हैं। हमारे देश में किसान अब कम बजट खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे लागत में तो कमी आए लेकिन उत्पादन में भी इजाफा हो सके। इसके लिए किसान पारंपरिक फसलों की जगह पर आधुनिक कृषि तकनीक को अपना रहे हैं, जिससे किसान कम जोत में अच्छा मुनाफा ले पा रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर किसान नकदी फसलों का चुनाव करते हैं, जिसमें कम पानी में भी बेहतर उत्पादन मिल जाता है। सीकर के किसान मनोज कुमार कुड़ी अपने खेतों में नकदी फसलें ले रहे हैं। ट्रैक्टर को रफ्तार दे रहे हैं मनोज जी, जो अपनी सूझबूझ से करीब 2.5 हेक्टेयर के खेत में भरपूर अनाज फसलों के साथ साथ सब्जी फसलों का भी उत्पादन ले रहे हैं। इस समय उनके खेतों में प्याज, गेहूं, काला गेहूं, खीरा और खरबूज जैसी फसलें लगी हुई हैं। फसलों को पर्याप्त पानी मिलता रहे, इसके लिए उन्होंने वर्षा जल को संचय कर रखा है। बारिश के पानी का संचयन राजस्थान में किसान की सबसे बड़ी ताकत है। इसके साथ ही कम पानी में अच्छी पैदावार लेने की कला भी यहाँ के किसानों को आती है। मनोज जी अपने खेत में इसके लिए ड्रिप सिंचाई विधि अपनाते हैं। हालांकि पहले मनोज जी पारंपरिक फसलें ही उगाया करते थे, लेकिन कृषि के क्षेत्र में मिली जानकारी और प्रशिक्षण के बाद वो भी नकदी फसलें लगाने लगे। वो बताते हैं कि इससे उनके खेतों और उनकी आर्थिक हालात में काफी सुधार हुआ है। मेरे पास लगभग 2.5 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसमें मैंने परंपरागत खेती के साथ में नए नवाचार करने के लिए प्रयास किया है। इसमें हम तरबूज की खेती, हम गेहूं चने के साथ में तरबूज की खेती करते हैं, जिसमें अधिक लाभ मिले, कम पानी की जरूरत पड़ती है। तरबूज की खेती में हम ड्रिप लगाकर उसमें हम बोते हैं, जिससे पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। और साथ में इसमें मजदूर भी कम ज़रूरत पड़ती है। खरपतवार निकालने के लिए मजदूर नहीं चाहिए, और जो पानी है वो पूरा का पूरा पानी तरबूज में काम में आता है। तो इस प्रकार धीरे धीरे हम इस परंपरागत खेती को छोड़कर नई तकनीक अपनाएं, जिससे कि हमें उत्पादन अधिक मिले, और जो खेती से किसानों का जो मोह भंग हो रहा है उसको हम वापस इसी खेती में जोड़कर अधिक से अधिक लाभ कमाने के ओर प्रेरित करें। इस पानी की अपना एरिया लगभग पानी की कमी है इसमें, और इसको गवर्नमेंट ने भी डार्क जोन घोषित कर रखा है। तो इस कम पानी में अधिक उत्पादन कैसे करें, इसके लिए सभी किसानों से मेरा एक निवेदन है कि वो ऐसी फसलों का चयन करें जो कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली हो और उससे अधिक लाभ मिले। फिर इसके बाद में हम पानी की पूर्ति करने के लिए जैसे फार्म पॉट मेरे पास फार्म पॉट बनाया हुआ है। गवर्नमेंट की योजना थी, उसमें हमने अपने फार्म पॉट बनाया, पास में ही टिन शेड लगा हुआ है। उसका जो पानी है वो हम फार्म पॉट में इकट्ठा करते हैं बरसात के दिनों में, और उसके बाद जैसे हमें पानी की ज़रूरत होती है तो उस फार्म पॉट से उस पानी को हम फसल में काम में लेते हैं। और जो बरसात का पानी होता है वो हमारे ज़मीन में जो पानी है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, और बरसात की पानी में ऐसी नहीं पाई जाती है, और उसमें पोषक तत्व भी अधिक अच्छे होते हैं। तो हमारा जो उत्पादन है वो अधिक अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, सबसे मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक फार्म पॉट बनवाएं, और जो बरसात का पानी है उसको इकट्ठा करें,
और जहाँ पर पानी की कमी है उस पानी में उस जगह उसको उपयोग में लें। और जो भी मेरे जैसे पढ़े लिखे किसान भाई हैं, मैं MA BEd हूँ, और मेरे जैसे जो नौजवान हैं, जो हम सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, तो वो निराश ना होकर आप सब भी खेती की ओर आप बढ़ें और खेती में वो खेती करें जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ मिले। नए नवाचार आए। हमने तरबूज की खेती की है, तरबूज के साथ में अब की बार मैंने ककड़ी लगाई है कि इसमें कितना उत्पादन होगा। मनोज जी ने एक कदम और आगे बढ़ाया है और उनका ये कदम उन्हें जैविक खेती की ओर ले जा रहा है। मनोज जी के यहाँ देसी गाय पालन भी किया जाता है, जिससे वो जैविक खाद और कीटनाशक तैयार करते हैं। साथ ही जहाँ दूध उत्पादन से अतिरिक्त मुनाफा होता है, वहीं जैविक खाद के उपयोग से लागत में भी कमी आती है। इसके साथ में मैंने भी पशुपालन भी किया है, और उद्यान विभाग में जो हमारे उद्यान निदेशक थे भागीर जी संबल, उन्होंने भी कृषि के साथ साथ में पशुपालन के लिए भी हमें प्रेरित किया है, और हमें देसी गाय ला रखी हैं, 3-4 गाय हमें जो होलिस्टर है वो भी हैं। हम खेती के साथ में पशुपालन करके दूध व्यवसाय भी कर सकते हैं, जिससे हमें अधिक उत्पादन मिले। हमें जो देसी गाय है उससे हम जो ये तरबूज की खेती है या जो भी हमारी फसल है उसमें देसी गाय से हम और दवाइयाँ बनाते हैं, जैसे जीवामृत है, निमास्त्र है, ये सब बनाकर हम कीटनाशकों के रूप में उनका उपयोग करते हैं, और उनकी हमारी पैसे की बचत भी होती है और उनका साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। मनोज जी का ये कदम उन युवाओं के लिए बेहतरीन उदाहरण है जो भविष्य बनाने के लिए शहरों का रुख करते हैं, जबकि खेती में हो रहे नए बदलाव युवाओं को गांव में ही सुरक्षित भविष्य देने में सहायक हैं। तो ये थी हमारे आज के कामयाब किसान की कहानी, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे किसान जल संरक्षण कर सिंचाई की समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। आशा करते हैं कि इस कहानी को देखकर आप भी ज़रूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं DD किसान के YouTube चैनल के साथ। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन गांव किसान के नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।